नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वतंत्र जैन। पत्रकार टीवी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद चुनाव की। जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है और बीजेपी 4 सीटों से सीधे 48 सीटों पर पहुंच गई है। हैदराबाद नगर निगम में बीजेपी की उपस्थिति अब दूसरे नंबर की पार्टी की है। उसने AMIM को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। भाजपा की जीत से जहां भाजपा में उत्साह है, लेकिन उसकी जो विरोधी पार्टियां हैं, विशेष रूप से AMIM और उसके नेता असदुद्दीन ओवैसी में बौखलाहट है। उस बौखलाहट को छिपाने की वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं, उनको बेनकाब करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उनको पिछले चुनाव में भी 44 सीटें मिली थी और इस बार भी उनको 44 सीटें मिली हैं। इसलिए जो नुकसान हुआ है उनका नहीं, वो TRS का हुआ है। TRS की सीटें घटी हैं, हमारी सीटें नहीं घटी हैं। में आप लिखिए ओईसी के घर में ऐसा हुआ, अरे मैं कहां जिम्मेदार हूं? मेरे घर का तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दिया आपको। अब दूसरों को बताना पड़ेगा। कब तक आप लोग हमको इस्तेमाल करेंगे? भाई दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ओवैसी ओवैसी, अरे भाई छोड़िए हमको, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हम लड़े 51, अगर हम लड़ लेते 80 तो क्या होता फिर? हाँ, ये भी तो सोचो आप। बल्कि उनका कहना है कि उनका स्ट्राइक रेट पहले से बेहतर हुआ है। पहले उन्होंने 60 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़े करे थे, यानी 2016 में उन्होंने 60 कॉर्पोरेट सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और उनको 44 सीटें मिली थी। इस बार भी उन्होंने कम सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, 51 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए और 51 सीटों में से उनको फिर से 44 सीटें मिली हैं। साथ मैं ये बताना भी चाहूंगा कि MIM की जो कामयाबी हुई है, 5 साल पहले भी हमारे पास 44 कॉरपोरेटर्स थे और जब हम 60 म्यूनसिपल वार्ड्स पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था, अब के बार हमने 51 म्यूनसिपल डिवीजन्स पर हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसमें से हमने 44 म्यूनसिपल सीट्स पर कामयाबी हासिल की। जो अगर आप बोलेंगे कि स्ट्राइक रेट है 51 म्यूनसिपल वार्ड्स में, ये हमारा मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। अब आपका जो बुनियादी सवाल होगा कि बीजेपी भी जीती, यकीनन बीजेपी जीती है और ये अवाम का फैसला है और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जमहूरी तरीके से बीजेपी से मुकाबला करेंगे। तो उनका कहना है कि इस बार उन्होंने 51 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करके 44 सीटों पर सफलता हासिल की है, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ है और इसलिए वो कहीं बड़ी मजबूत होकर, कहीं अधिक मजबूत होकर उभरे हैं। तो क्या ओवैसी का ये दावा सही है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। ओवैसी का कहना है कि पिछली बार उन्होंने 60 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और इस बार उन्होंने 51 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। तो आखिर इसकी वजह क्या थी? आखिर ओवैसी ने क्यों 60 के बजाय और अधिक अपनी सीटें बढ़ाने के बजाय, हर पार्टी की इच्छा होती है कि वो अधिक से अधिक सीटों पर उम्मीदवार खड़े करे, अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ओवैसी ने ये समझते हुए भी कि बीजेपी एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है, ये जानते हुए भी कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में, उन 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल हुई थी। 2008 में जहां बीजेपी का वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव में मात्र 6 से 7% था, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर लगभग 19 से 20% हो गया था। ये जानते हुए भी कि बीजेपी इस बार नगर निगम चुनाव में एक बड़ी ताकत के साथ लड़ने वाली है, फिर ऐसा क्यों हुआ कि ओवैसी ने अपनी सीटें घटाकर 60 सीटों में लड़ने के बजाय 51 सीटों पर लड़ा? साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी ताकत को वहाँ पर आजमा रहे थे जहाँ वो सबसे अधिक मजबूत हैं, इसलिए उन्होंने 51 सीटों पर लड़ने के बजाय 60 सीटों पर लड़ने के बजाय 51 सीटों पर लड़ने का फैसला किया और बाकी अघोषित रूप से TRS के लिए छोड़ दी, जहाँ वो TRS मजबूत है, जहाँ पर TRS बीजेपी को टक्कर दे सकती थी। तो साफ है कि बीजेपी की आहट से ही असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दायरा सीमित कर लिया, अपना प्रभाव क्षेत्र सीमित कर लिया
ओवैसी की पहली हार थी, जो बीजेपी ने उनको वहाँ पर चुनाव लड़ने से पहले ही दे दी थी। यानी उन्होंने अपना दायरा सीमित करते हुए 60 सीटों से 51 सीटों पर लड़ने का फैसला किया। अब बात करते हैं कि ओवैसी की हार कैसे है। ओवैसी की हार इसलिए है कि ओवैसी हैदराबाद के मुख्य रूप से नेता हैं और टीआरएस का प्रभाव पूरे तेलंगाना में है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में है। उनके पास एक ही पार्लियामेंट सीट है तेलंगाना से और वो हैदराबाद से है। उनका हैदराबाद के बाहर कोई प्रभाव नहीं है, कोई उनको पहचानने वाला नहीं है। वो भले कितना दावा करते रहे, लेकिन उनका प्रभाव मुख्य रूप से हैदराबाद में है। अब जो चुनाव हुए थे वो हैदराबाद के हुए थे, तो जो सबसे बड़ी जिसको साख पे बट्टा लगा है वो ओवैसी की साख पे बट्टा लगा है, क्योंकि ओवैसी ही पूरे चुनाव में बीजेपी के निशाने पर थे और ओवैसी भी बीजेपी को निशाना बना रहे थे। भागनगर जो विवाद हुआ, भागनगर नामकरण पर जो विवाद हुआ, वो ओवैसी और बीजेपी के बीच हुआ था। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। तो इतने विवाद के बाद जब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, नगर निगम में इतनी बड़ी सफलता लेकर आई है, तो ये सबसे बड़ा झटका ओवैसी के लिए है। उनकी साख पर सवाल उठा है, उनके प्रभाव क्षेत्र में निश्चित रूप से कमी आई है, लेकिन ओवैसी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी और सबसे अहम बात, अब ओवैसी ये जानते हैं कि बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, बीजेपी के कदम दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं और उसने हैदराबाद में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है। हैदराबाद में उसका जनाधार बढ़ रहा है, तेलंगाना में जनाधार बढ़ रहा है, ये बात ओवैसी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर बीजेपी का प्रभाव इस तरह से बढ़ता रहा तो जानते हैं ओवैसी अच्छी तरह से कि उनकी खुद की पार्लियामेंट सीट में लोकसभा चुनाव में मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए ओवैसी दो काम कर रहे हैं। ओवैसी पहले तो ये कह रहे हैं बार बार कि एक खतरा उनके लिए नहीं है, एक खतरा टीआरएस के लिए है। कि केसीआर गो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, मगर एक बात मानना पड़ेगा, एक रीजनल फेस है और वो रीजनल फेस आज भी इम्पोर्टेंट है, कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और थोड़ा सा अगर वो लोग जो भी उनके चीज़ें सही करना है कर लेंगे तो ही स्टिल अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई एम श्योर कि केसीआर जो है वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े भारी पड़ेंगे आने वाले वक्त में। नियरली 42-43 सीट्स पर उनको नाकामी मिली। मुझे यकीन है कि केसीआर इसको देखें, क्योंकि उस आदमी का पॉलिटिकल जर्नी मैं जानता हूं। जब मैं एमएलए था अकेला असेंबली में, जब से इनको देख रहा हूं, वो देखेंगे। इसलिए ओवैसी बार बार टीआरएस की तारीफ कर रहे हैं। टीआरएस के नेता और मुख्यमंत्री तेलंगाना के केसीआर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केसीआर निश्चित रूप से जल्दी ही बीजेपी पर बहुत भारी पड़ेंगे। केसीआर की तारीफ करने का उनके दो आशय हैं। पहला तो एक, वो जो बार बार केसीआर की तारीफ करके अपनी अपील हिंदू में बढ़ा रहे हैं, वो अपने आप को मुसलमानों का नेता सिर्फ सीमित न रखकर अपने आप को हिंदू में अपनी अपील बढ़ा रहे हैं। केसीआर की तारीफ करके वो अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो भाजपा को प्रभाव भी नकार रहे हैं। वो ये नकारना चाहते हैं कि भाजपा कोई बड़ी ताकत अब हैदराबाद में बन चुकी है। इसलिए उनसे जितने सवाल इस तरह के पूछे गए, उनमें उनकी बौखलाहट सामने आई। उनसे कहा गया कि बीजेपी की बिग गन वहाँ पहुँचे थे, उस पर वो बौखला गए। उनसे कहा गया कि बीजेपी की आंधी है, इस पर वो बौखला गए। आप खुद सुनिए किस तरह से उन्होंने इन सवालों पर रिएक्ट किया। ये लफ्ज आंधी का क्या मतलब? अरे भाई, अगर आंधी होती तो एमएलसी क्यों हार गए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हार, अरे ठीक नहीं जी, अरे भाई आवाम का फैसला है, मगर जरा अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना, जरा उसके ऊपर देख कर करिए। आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई, तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? इतना बड़ा गन यहाँ बैठा हुआ है, तुम्हारे को वही गन दिख रहा है? हाँ, तोप है ये? क्या बात कर रहे हैं आप गन क्या बोल रहे हैं? क्या हम क्या वो है, बरमार है? क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या, अरे
वो छोड़ दीजिए। देखिए, स्टॉप यूजिंग दिस टर्म्स लाइक बिग गन्स, that gun, this gun. What is that gun? This is democracy. Gun will not work. Ballot will work, and that is why. And if you are saying gun, हम कोई कम है क्या? हम भी तो अरे हमको क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? कैनन बोलेंगे? हाँ वो बोल लो, बिग फेस छोटा फेस वाले चलता, बट ऐसा ना को बोलो आप, गन है। साफ है कि ओबीसी अब अपने घर में ही घिर चुके हैं। वो कुछ भी बोलें, लेकिन वो घिर चुके हैं। अब उनके लिए आगे मुश्किल शुरू होने वाली है। अभी तक वो हैदराबाद से निकलकर बाहर दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा कर रहे थे। अब उनके अपने घर में बीजेपी इन्होंने घेरना शुरू कर दिया है। यही ओबीसी की बौखलाहट की वजह है। नमस्कार।